Hello dear students of class 12th. As you know, we had started last time the second part of the reproduction unit, that was reproductive health beta. उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ओवर पॉपुलेशन। पहले हमने हेल्थ डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है बेटा। तो हेल्थ के बाद हमने ओवर पॉपुलेशन, मैंने कहा था बेसिकली जो हेल्थ है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। तो उस फैक्टर में एक फैक्टर आता था कि ओवर पॉपुलेशन होती है बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बेसिकली टू चेक द पॉपुलेशन। बिकॉज ओवर पॉपुलेशन एक मिनेस है बेटा, मैंने कहा था ये एक मैलिग्नेंसी है जो कंट्री के इकॉनमी पे, कंट्री के जो हाइजीन है, कंट्री के बाकी रिसोर्सेज के लिए एक कर्ज है बेटा। इस ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए मैंने कहा था बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। उसमें मैंने कहा था बेसिकली इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर एक टॉपिक हमने पढ़ा था, बर्थ कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं बेटा। अगर आपको याद होगा, बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर वी से दैट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है ना, प्रपोज किए जाते, इंट्रोड्यूस किए गए बर्थ कंट्रोल मेजर्स और बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो एक कपल इंडिविजुअल लेवल पे उनको अप्लाई करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लिमिट कर सकते हैं बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक उसी पर्सपेक्टिव में है, दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर बर्थ कंट्रोल मेजर्स बेटा। ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक है बेटा, बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर बर्थ कंट्रोल मेथड्स बेटा, ठीक है बेटा। तो इन मेथड्स को, बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इन मेथड्स को कौन कौन से कैटेगरी में हम डालते हैं, इनमें से कौन कौन सा मेथड आता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है बेटा, कौन से टेम्परेरी मेथड है, कौन सा परमानेंट मेथड है, हम डिटेल में पहले जानेंगे बेटा। अगर हम देखेंगे ना तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में क्या है बेसिकली, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बेटा रेगुलेशन, मैं पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, इट इज रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बेटा। पहले इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। फीमेल जब फर्टिलाइज होती है, जब फीमेल का एग जो है फर्टिलाइजेशन होती है, हम कहते हैं फीमेल ने कंसीव कर लिया। ये आप जानते हैं, इट्स अ सिंपल टर्म। फीमेल कंसीव करना बेटा, उसको रेगुलेट कर सकते हैं हम। रेगुलेट करने का मतलब होता है वी कैन कंट्रोल दैट कंसेप्शन, रेट ऑफ कंसेप्शन, the rate at which females, human females in a population conceive, that rate can be controlled, that can be regulated. Regulation of conception by shabash various methods, by various methods we can regulate that conception by various methods। और उनकी वजह से क्या होगा, that prevent the fertilization, that prevent the fertilization beta, that prevent the fertilization, hence pregnancy, but prevent करेगी fertilization, prevent the fertilization, are known as, these regulatory methods are known as birth control methods, are birth control measures बेटा। एम क्या है इस बर्थ कंट्रोल मेथड का, एम क्या है, ये एम है टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, और इन अदर वर्ड्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, दीज आर द मेथड्स by which conception is regulated, the rate of conception in a female is regulated, is controlled in order to prevent the fertilization to occur, in order to prevent the fertilization to occur. Those methods are known as birth control methods, are birth control measures, ठीक है बेटा। अगर हम टेक्निकली बोलेंगे यहां पे, those steps, those methods are those objects, ठीक है बेटा, those objects
जो भी ऑब्जेक्ट होगा, फिजिकल होगा, केमिकल होगा, कोई भी मेथड होगा, दैट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, हम कहते हैं उसको हमने क्या किया, यूज कंट्रासेप्टिव. दैट कंट्रासेप्टिव कैन बी केमिकल, दैट कैन बी हार्मोन, दैट कैन बी अ फिजिकल थिंग, दैट कैन बी एनीथिंग. ठीक है बेटा, उसको कहते हैं कंट्रासेप्टिव. कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो हमें हेल्प करती है प्रिवेंट करने में, किसका प्रिवेंट करने में, फर्टिलाइजेशन ना होने में, उसको कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं. तो बेटा ये जो कंट्रासेप्टिव्स है, इन मेथड्स में, इन बर्थ कंट्रोल मेजर्स में, इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं कंट्रासेप्टिव्स का किया जाता है बेटा. किनका किया जाता है बेटा, कंट्रासेप्टिव्स का सबसे ज्यादा यूज होता है इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स में. अब सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रासेप्टिव्स किसको कहेंगे, कौन सा कंट्रासेप्टिव अच्छा है, कौन सा बुरा है, बिकॉज देयर आर हेल लॉट ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, हेल लॉट ऑफ मेथड्स जिसकी वजह से प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं. तो मेन एम क्या होगा बेटा, मेन एम होगा टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बेटा. अब कंट्रासेप्टिव जो है बेटा, इस कंट्रासेप्टिव जो है, इस कंट्रासेप्टिव में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम इस कंट्रासेप्टिव को कह सकते हैं यस यू कैन यूज दैट इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स. हम एक पॉपुलेशन को रिकमेंड कर सकते हैं दैट यू कैन यूज दिस contraceptives. What are the properties that make any contraceptive a good contraceptive? ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इट शुड बी इजी अवेलेबल, इट शुड बी इजी अवेलेबल एंड शुड बी चीपर, ताकि ये हर एक लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है उस तक पहुंच जाए. इजी अवेलेबल एंड चीपर, सस्ते रेट में होना चाहिए. नंबर सेकंड, इट शुड बी हाईली इफेक्टिव. इफेक्टिव का मतलब क्या होना, ये रोकना चाहिए हमें किस चीज को, फर्टिलाइजेशन को. इफेक्टिव का मतलब यही होता है. इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा के लिए हमें इनफर्टाइल कर दे, हमेशा के लिए फर्टिलाइजेशन रोक दे, ना, जब हम चाहे तब रोक दे, जब हम चाहे तब ना रोक दे, उसको कहते हैं रिवर्सिबल. देयर शुड बी ए रिवर्सिबल इफेक्ट, रिवर्सिबल फैक्टर विद दिस. ठीक है ना. तो यहां पे आपने बहुत सारी चीजें देखी बेटा. एक क्या, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी चीपर, इट शुड बी रिवर्सिबल, इट शुड बी इफेक्टिव, एंड थर्ड इफेक्ट, इट शुड बी हैविंग लो साइड इफेक्ट्स, लीस्ट साइड इफेक्ट्स. ये बॉडी में डालने के बाद बॉडी के बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है, बॉडी की बाकी फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस जो है, बाकी रिएक्शंस जो है, बाकी प्रोसेस जो है, उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. दैट इज द लो साइड इफेक्ट्स होने चाहिए. रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, चीपर रेट्स में अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए बेटा. ठीक है ना. इसको गुड कंट्रासेप्टिव कहते हैं. ठीक है ना. तो ये कंट्रासेप्टिव इसी इन मेथड्स में ज्यादा शाबाश रिकमेंड किए जाते हैं. कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, इट इज दैट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट, दैट एनी केमिकल, ठीक है ना, दैट प्रिवेंट्स बेसिकली द फर्टिलाइजेशन. तो इन्हीं बर्थ कंट्रोल मेजर्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द मेथड्स, दीज आर द मेजर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी रेगुलेट द कंसेप्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन टू हैपन और टू ऑकर. ठीक है ना. इनको कहते हैं हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स. बस फर्टिलाइजेशन को रोक देना है. Technically speaking, we have to stop the union of male gamete with the female gamete. Fertilization नहीं होने देनी है. अगर मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल की स्पर्म जाती भी है, मेल गमेट जाती भी है, तब भी इंश्योर कर लेना है कि वो फ्यूज ना करे. तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि शाबाश, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. चाहे पहले ही रोक देते हैं, चाहे उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रोकना है, लेकिन रोकना किस चीज को है, फर्टिलाइजेशन को. जो चीज इसको रोकेगा उस मेथड को क्या कहेंगे हम, बर्थ कंट्रोल मेथड्स. और उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव्स. जो मेथड यूज होगा उसको कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं. तो कंट्रासेप्टिव्स के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए. ए गुड कंट्रासेप्टिव मस्ट बी चीपर, ठीक है ना, इन मार्केट. दैट गुड कंट्रासेप्टिव मस्ट बी रिवर्सिबल, हैविंग लीस्ट साइड इफेक्ट्स, मस्ट बी वेरी इफेक्टिव. ठीक है ना. तो ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए कंट्रासेप्टिव में. अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे. बर्थ कंट्रोल मेथड्स कितने टाइप के हैं बेटा, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन सा मेथड है, क्या क्या मेथड है. अब आ जाते हैं उस पे हम बेटा. बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे आ जाते हैं वापस बेटा. तो ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, ये मेथड्स बहुत सारे टाइप्स के हैं. अलग अलग लिटरेचर अलग अलग चीजें लिखती है, लेकिन हम इसको बड़े सिंपलीफाई तरीके से करेंगे बेटा. इसमें बहुत सारे मेथड्स है. बेसिकली हम इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स को, इन मेजर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं.
पहले जो मेथड है उनको कहते हैं बैरियर मेथड बेटा। क्या कहते हैं? बैरियर मेथड्स और फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स। ये पहले है बैरियर मेथड्स। दूसरे आ जाते हैं बेटा, उनको कहते हैं हम केमिकल मेथड्स। ठीक है बेटा। तीसरे आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। पुराने तरीके, पुराने जमाने से जो आते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, जो हजारों साल 1000 years बैक से जो आज तक रन कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो मेथड्स। इसमें मैं बताता हूं। एंड फोर्थ मेथड जो होता है दैट इज परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड बेटा, परमानेंट मेथड्स में आ जाते हैं सर्जिकल मेथड्स, ऑपरेशन, सर्जरी, सर्जिकल मेथड्स। इनसे भी परमानेंटली हम कंट्रासेप्शन कर सकते हैं। तो बेटा ये चार चीजें आप याद रखो। पहले बैरियर मेथड है, ठीक है बेटा, केमिकल मेथड है, ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसमें देखेंगे कौन कौन सा आता है, और परमानेंट और सर्जिकल मेथड्स है। ये सारे मेथड्स किसके अंडर आते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर। ठीक है बेटा। अब इसको उठाते हैं, वी आर शाबाश, एक्चुअली वी आर सपोज टू डिस्कस दीज वन बाय वन। ठीक है ना, तो हम एक एक करके इन मेथड्स को उठाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन से कंट्रासेप्टिव्स हम यूज करते हैं। इस बैरियर मेथड में क्या क्या यूज कर सकते हैं, केमिकल मेथड में क्या यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में यूज क्या करेंगे, और परमानेंट मेथड में क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, इस केमिकल मेथड में से लास्ट बट लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टॉपिक। ये नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है केमिकल मेथड्स में से, ऑरल पिल्स जो होती है ना, उन पिल्स में बताऊंगा आगे जाके, सहेली एंड मालाडी आती है, वो पिल्स, उन पिल्स के रिलेटेड यहां से क्वेश्चन आ चुका है बेटा। ठीक है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टॉपिक, तो अच्छे से पढ़ लें। तो हम जाते हैं पहले किस मेथड पे? बैरियर मेथड्स पे जाते हैं बेटा, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बैरियर मेथड पे जाते हैं बेटा। क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहला मेथड बेटा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स और मैकेनिकल मेथड्स बेटा, इसमें सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी, सबसे पहला जो आएगा दैट विल बी यूज ऑफ कॉन्डोम्स बेटा। यूज ऑफ कॉन्डोम्स बेटा, ये सिंपल सा मेथड है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो है कंट्रासेप्शन का, वो यही है। इसमें क्या होता है शाबाश, दीज कॉन्डोम्स आर अ पीस ऑफ थिन प्लास्टिक, रबर जो होता है ना, रबर थिन प्लास्टिक और रबर पीस जो होता है, दैट शाबाश इज पुट ऑन the male reproductive part, male reproductive organ just before copulation, just before sexual intercourse, just before copulation। इससे क्या होता है, एंश्योर क्या किया जाता है, इस पीस ऑफ रबर और पीस ऑफ पेपर से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे शाबाश चढ़ता है, उससे क्या होता है शाबाश, दिस ensures the शाबाश prevention of sperm entry into female reproductive tract। बेटा ये इंश्योर कर लेता है कि मेल गेमेट्स फीमेल ट्रैक्ट में ना चले जाए। उतना ही नहीं, ये जो कॉन्डोम्स की बात हो रही है ना, तो बेटा एक और काम करता है, दीज कॉन्डोम्स बेसिकली दे शाबाश हेल्प इन प्रिवेंटिंग STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि कॉमन ट्रेंड है आज मॉडर्न वर्ल्ड में। STDs को भी ये प्रिवेंट करते हैं शाबाश फैलने में। तो दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2 points फ्रॉम ऑन 2 grounds बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है इसका शाबाश, दे एंश्योर दैट द मेल गेमेट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट मीन्स दे हेल्प इन कंट्रासेप्शन, नंबर 1, एंड नंबर 2 दे आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग STDs। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड एंड इजी मेथड, यूज ऑफ कंडोम्स। नंबर 2 जो इसका आता है, इसमें मेथड जो आता है बैरियर मेथड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो नंबर 2 है, दैट इज शाबाश सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज cervical caps and diaphragms।
डायाफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायाफ्राम्स। देखो बेटा, सर्विकल कैप ऐसे होती है, बेटा ऐसे होती है सर्विकल कैप। इस कैप को बेटा याद रखना, इस कैप को ऐसे सर्विकल कैप होती है, इस कैप को उठा के फिट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स के पास। वजाइना के बाद जो सर्विक्स आता है ना, लोअर वाला पोर्शन यूट्रस का जो नैरो होता है, उस सर्विकल के पास ऐसे फिट किया जाता है। फिर जो इनकमिंग स्पर्म है ना, वो देखो इनकमिंग स्पर्म जो होती है ना, वो रिबाउंड वापस हो जाती है, वो अंदर नहीं चली जाती है। इस कैप का ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये उन स्पर्म्स को रोक देता है, सर्विकल कैप। सेम इज द केस विद डायाफ्राम। डायाफ्राम भी एक ऐसी एक कैप जैसी होती है, एक पीस ऑफ प्लास्टिक जैसा होता है बेटा, ऐसे। तो इस यहां से भी इसका कर्वेचर जो है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फिट होता है ना, जितनी भी स्पर्मेटोजोआ आएंगे ये उनको रिबाउंड करता है वापस, उनको अंदर जाने नहीं देता है यूट्रस में। ठीक है बेटा, तो ये सर्विकल कैप्स जो डायफ्राम्स जो होते हैं ना, दे आर फिट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट that shabash checks the entry of male gametes into uterus। ये भी चेक करते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, फिट भी की जा सकती है और उसको रिमूव भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द विल बेटा। ये सर्विकल कैप्स और डायफ्राम्स की बात हो रही है, सर्विकल कैप्स और डायफ्राम्स की बात हो रही है। ये फिजिकल और मैकेनिकल जिसको कहते हैं ना, मैकेनिकल बैरियर, इसीलिए कहा था बैरियर मेथड। बीच में ये देखो बेटा, ये वेजाइना है और आपको पता है यहां से जो यूट्रस होता है, यूट्रस का वो लोअर वाला पोर्शन यहां पे आता है, ये वाला पोर्शन। तो बेटा जो ये वाला पोर्शन है सर्विकल, यहां पे ये कैप लगाई जाती है ऐसे। जब यहां पे कैप लगाई जाती है ना इस सर्विक्स पे बेटा, तो यहां पे जितने भी सुपरमेटोज यहां से आएंगे ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये क्या किया इसने, यहाँ पे बैरियर बनाया ना, इसलिए इसको बैरियर मेथड कहते हैं बेटा, इसीलिए इसको मैकेनिकल मेथड कहते हैं और बैरियर मेथड कहते हैं। ये दूसरा तरीका है। सर्विकल कैप्स लगाए जाते हैं और डायफ्राम्स लगाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इन ऑर्डर टू शाबाश स्टॉप द इनकमिंग स्पर्म्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग इनटू किसमें, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है बेटा। ठीक है ना, तो ये दूसरा मेथड किसका, बैरियर का दूसरा तरीका। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, तीसरा मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। तीसरा, थर्ड, दैट इज यूज ऑफ आईयूडीज में लिखूंगा इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस बेटा, यूट्रस के अंदर फिक्स की जाती है कुछ डिवाइसेस, उनको कहते हैं कॉमनली आईयूडीज बेटा। आईयूडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा मेथड बैरियर के अंदर तीसरा पॉइंट, आईयूडीज, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। दीज इंक्लूड बेटा, इनमें क्या आता है, दीज इंक्लूड शाबाश लूप्स एंड कॉपर टी, लूप्स एंड कॉपर टी बेटा। ये देखो कॉपर टी, ये टी क्या होता है, कैपिटल टी लिखना है, कॉपर टी में बताता हूं ये क्या, कॉपर टी एंड लूप्स बेटा। इधर देखो आप, ऐसे होता है एक स्ट्रक्चर टी के शेप में जो कॉपर का बना होता है, इसको कॉपर टी कहते हैं बेटा, CUT, कॉपर टी। ठीक है ना, तो लूप ऐसे होता है बेटा, देखो ऐसे लूप होता है, ऐसे लूप स्ट्रक्चर होता है एक, वो लूप स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखो बेटा, अगर यहां से स्पर्मेटोजोआ आएगा भी ना, तो ये लूप्स जो होते हैं ना यहाँ पे, ये लूप्स इसको रोक देते हैं उस स्पर्मेटोजोआ को, आगे जाके उसका भी एक ब्लॉक होता है। यहां देखो टी जो है, टी को यहां देखो बेटा, यूट्रस के अंदर इसको सर्विक्स के अंदर डाला जाता है ना, तो यहां से जितनी भी स्पर्मेटोजोआ आनी है ना, वो पहले इस टी के साथ ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक तो है ही है, इस कॉपर के होने का एक फायदा है, वो मैं भी बताता हूं। दीज इंक्लूड लूप्स एंड कॉपर टीज। ठीक है ना, आप देखते हैं कॉपर टीज एंड लूप्स जो है, कॉपर टी आप लिखेंगे, कॉपर टी इज used as shabash as an important IUD, बेटा। कॉपर टी is used as an important IUD, क्यों, बिकॉज कॉपर आयन्स, जो कॉपर आयन्स होते हैं बेटा, कॉपर आयन्स आर शाबाश, दे इंपॉर्टेंट लिखना है, कॉपर आयन्स, शाबाश बेटा, copper teas release, these copper teas they release
कॉपर आयंस, एंड ये जो कॉपर आयंस होते दे रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजुआ, ये उनकी मोबिलिटी को खत्म कर देता है। कौन? कॉपर आयंस। और साथ साथ में ये टी फॉर्म में होता है, उस टी का ये वाला जो ऊपर वाला ये जो आर्म होती है ना, ये वाली, ये ब्लॉक भी करती है। साथ साथ में रिलीज कौन सी चीज करती है? कॉपर आयंस। जो कॉपर आयंस निकलते हैं ना, वो इनकमिंग सुपरमेटोजुआ की मोबिलिटी खत्म कर देते हैं, उनकी मूवमेंट खत्म कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, वो पहुंच नहीं पाते अगर वो जाएंगे भी। ठीक है बेटा, उनको पहले ही इनेबल कर देते हैं। वो कौन? कॉपर आयन जो निकलते हैं बेटा। ये कॉपर आयन किससे निकलते हैं? कॉपर टी से और इन कॉपर लूप्स से। ठीक है बेटा, ये फिट की जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। तो यूट्रस के पास इस टी को लगाया जाता है, उसके बाद यहां से कॉपर आयन रिलीज होते जाएंगे। फिर अगर इंटरकोर्स होता भी है, सुपरमेटोजुआ डिपॉजिट भी होता है, पहले तो ये ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने के साथ साथ रिलीज कौन सी चीज कर रहा है? कॉपर आयन। सो इस कॉपर आयन की वजह से उनकी मूवमेंट रुक जाती है। किनकी मूवमेंट? सुपरमेटोजुआ। एंड यू नो दैट सुपरमेटोजुआ की मूवमेंट ही सब कुछ है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है बेटा, तो ये कॉपर टीज की बात हो रही है। ये वो आयोडीज है जो जिसमें कॉपर आयन्स की बात हो रही है। लेकिन कुछ आयोडीज ऐसी होती है बेटा, वो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती है बेटा। ये तो वो आयोडीज है जो आयन रिलीजिंग है। दूसरे आयोडीज होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इनको सिंथेटिक हार्मोन रखा जाता है। सिंथेटिक हार्मोन उनमें रखते हैं ना, फिर जब सुपरमेटोजुआ आएगा उनकी वजह से वो एक्टिवेट होकर वहां से सिंथेटिक हार्मोन निकलते हैं। जब ये हार्मोन रिलीज करेंगे ना, कहते हैं ये हार्मोन जो है दीज हार्मोन डिस्टर्ब्स द फिजियोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सब लोग जानते हैं, इनर जो मेम्ब्रेन, इनर जो लाइनिंग होती है, इनर जो लेयर होती है किसकी? यूट्रस की। उस एंडोमेट्रियम की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं ये सिंथेटिक हार्मोन जो इन आयोडीज में होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? इट मेक्स दैट एंडोमेट्रियम इनेबल और अनफिट। किसके लिए? फॉर इम्प्लांटेशन। और फॉर इम्प्लांटेशन के लिए पहले ही होता है। अच्छा, एक और चीज है, एक और व्यू है बेटा। कहते हैं जब ये आयोडीज फिक्स की जाती है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जब एग निकलना होता है, जब ओव्यूलेशन होती है बेटा, ओव्यूलेशन के बाद जब ओवरी से एग निकल के वेट करता है, वो कहां पे बेटा? 15th डे पे जब निकलता है तो 16th डे पे वेट कहां करता है? वो फैलोपियन ट्यूब्यूल में। बेटा कहते हैं इनके फिट करने की वजह से ये इरिटेंट बनते हैं, इरिटेंट्स। इनकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इरिटेशन होती है। उस इरिटेशन की वजह से कहते हैं एग जो होता है वो जितनी देर वेट करता है फैलोपियन ट्यूब्यूल में, वो अब उतनी देर वेट नहीं करता, वो जल्दी जल्दी आता है नीचे, किसमें? यूट्रस में, और डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब उसको मौका ही नहीं मिलता है वेट करने के लिए सुपरमेटोजुआ का, और उसको फैलोपियन ट्यूब्यूल में फर्टिलाइजेशन करने का मौका ही नहीं मिलता है। बिकॉज दीज आयोडीज एक्ट एज इरिटेंट्स। इरिटेंट्स का मतलब क्या होता है? ये एग जो होता है, उस एग के शाबाश, उस कोर्स को, जो एग का कोर्स होता है, निकलना, फैलोपियन ट्यूब्यूल में वेट करना, फिर नीचे आना, उस सब को डिस्टर्ब करते हैं। इससे भी ये फर्टिलाइजेशन रोक देते हैं। बिकॉज दीज आयोडीज एक्ट एज इरिटेंट्स। Besides releasing copper, besides blocking them physically, besides releasing synthetic hormones, these iodines act as irritants which disturb the course of that egg that is released from the ovary. उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको वेट नहीं करने देते, उसकी मूवमेंट कंटिन्यूसली करवाते हैं ताकि वो फर्टिलाइज ना करे बेटा। ठीक है, दीज आर दी बैरियर मेथड्स। तो क्या क्या सीखा आपने बैरियर मेथड में बेटा? बैरियर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्डोम्स। ठीक है बेटा, नंबर सेकंड क्या था इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम्स, जो बैरियर सीधे फिजिकल बैरियर्स है। और तीसरे क्या थे? आयोडीज, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस बेटा। क्लियर हुआ ये? तो ये तीन चीजें आती थी इस बैरियर मेथड के अंडर। ठीक है बेटा, आयोडीज याद रखना, कॉपर टी याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कॉपर आयन्स करते क्या है? दे डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ सुपरमेटोजुआ बेटा। ये तो पहला मेथड हुआ। अब दूसरा मेथड क्या होगा बेटा? दूसरा मेथड आएंगे बैरियर मेथड के बाद किस पे हम बेटा? शाबाश, केमिकल मेथड पे। वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश, केमिकल मेथड पे। अब आ जाते हैं हम किस पे बेटा? केमिकल मेथड पे। केमिकल मेथड्स, शाबाश। इसमें क्या आते हैं इस केमिकल मेथड में बेटा? अब आ जाते हैं मेन चीज पे केमिकल मेथड्स में। इसमें ऑब्वियसली आपका नाम ही जस्टिफाई करता है, इसमें केमिकल्स यूज हो जाते हैं बेटा। पहला पॉइंट, शाबाश,
इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस, शाबाश, क्रीम्स, केमिकल क्रीम्स, जेलीज बेटा, पेस्ट्स, ठीक है ना, जो जल्स होती है ना, जल्स उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्रीम्स, जल्स एंड पेस्ट जो केमिकल होते हैं, किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ दीज क्रीम्स, जल्स, पेस्ट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बेटा, जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। ये पहला पॉइंट इसमें आता है, जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। बेटा बहुत टाइम तक मॉडर्न वर्ल्ड में ये भी यूज किए जाते थे, बहुत सारे क्रीम्स आते थे, बहुत सारे जेल्स आते थे, बहुत सारे पेस्ट्स आते थे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे अप्लाई किए जाते थे जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये जो जेल्स, क्रीम्स और पेस्ट्स थे ना बेटा, ये तीनों के तीनों क्या थे बेटा, इनमें क्या एक्टिविटी होती थी, सुपरमिसाइडल एक्टिविटी। सुपरमिसाइडल एक्टिविटी याद रखेंगे आप लोग बेटा, सुपरमिसाइडल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सुपर्म किलिंग एक्टिविटी। इनमें वो केमिकल्स होते थे जो स्पर्म्स को क्या करते थे बेटा, किल, उसको सुपरमिसाइडल एक्टिविटी कहते थे। इन तीनों में ऐसे केमिकल्स डाले जाते थे, ऐसी सब्सटेंसेस रखी जाती थी जो सुपरमिसाइडल होती थी इन नेचर बेटा। तो उन सुपरमिसाइडल एक्टिविटीज की वजह से स्पर्म्स किल हो जाती थी। तो ये कहां लगाए जाते थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। तो अगर इनमें देखा जाए तो इनमें क्या क्या होता था, शाबाश, इनमें बहुत सारे साइट्रिक एसिड होता था बेटा, इसमें लैक्टिक एसिड होते थे बेटा, इसमें जिंक सल्फेट होता था बेटा, इसमें बहुत सारे होते थे, शाबाश बेटा। तो ये केमिकल्स मेनली यूज की जाती थी इन जेलीज, क्रीम्स और पेस्ट्स में। ये पहला केमिकल मेथड यूज किया जाता था ऐसे, इंट्रोडक्शन ऑफ दीज क्रीम्स, पेस्ट्स एंड ऑल दैट जेलीज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सो एज टू मेक श्योर दैट इफ एनी स्पर्म इज डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज किल्ड, बिकॉज दीज क्रीम्स, पेस्ट्स, they were having a basic property, that कौन सी property, supermicidal property, sperm killing property because of the following substances। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट था, इंट्रोडक्शन ऑफ दीज क्रीम्स, जेलीज एंड पेस्ट्स। अब आज ये तो जमाना गया, अब जो आज इसी का वेरिएंट आया ना नया, दैट इज द ऑरल रूट। ऑरल रूट बेटा, अब पिल्स आई, टैबलेट्स आ जाएंगी, शाबाश, उसको भी पढ़ते हैं, केमिकल में उसको भी पढ़ते हैं बेटा। तो दूसरा पॉइंट इसके अंडर क्या आएगा बेटा, इसके अंडर क्या आएगा, दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाबाश, केमिकल मेथड के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, अब दैट इज, शाबाश, ऑरल पिल्स। ऑरल पिल्स, हम यहां कहेंगे ऑरल मेथड्स, ऑरल मेथड्स, और ये केमिकल मेथड के अंडर ही है बेटा, ऑरल मेथड्स या ऑरल पिल्स बेटा, फिजियोलॉजिकल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कहेंगे, शाबाश, यूज ऑफ वेरियस ऑरल पिल्स, और यू कैन से ड्रग्स, जिनको हम कहते हैं ऑरल पिल्स, टू स्टॉप द प्रेगनेंसी, टू स्टॉप द प्रेगनेंसी और टू स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। मैं बताता हूं कैसे बेटा, फर्टिलाइजेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन स्टॉप होती थी इन पिल्स की वजह से, और कैसे, जैसे आप लोग बड़े सारे पिल्स का नाम, इन्हीं में से एक क्वेश्चन नीट में आया बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं आई पिल है बेटा, ठीक है बेटा, माला डी है, सहेली है। इन पिल्स में खास क्या होता था जो स्टॉप ये प्रेगनेंसी नहीं होने देते या फर्टिलाइजेशन का चांस खत्म कर देते, खास क्या होता है इन पिल्स में, देखो बेटा, अगर आप देखेंगे ना, दो पिल्स है बेटा, एक है माला डी बेटा, माला डी, ये डेली वाली जिसका कोर्स डेली होता है, दूसरी होती है सहेली, सहेली ये वीकली रिकमेंड की जाती थी, वीकली खानी होती थी। ये नेशनल कंट्रासेप्टिव्स है जिनका एड्स वगैरह ऑल इंडिया रेडियो पे भी बहुत बार चलाए जाते थे बेटा, माला डी एंड सहेली। इनमें क्या होता है, इनमें कि ये इन पिल्स में क्या भरा होता है ताकि ये प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करे। केमिकल मेथड तो केमिकल्स ही होंगे बेटा। देखो दीज पिल्स जो थी, इन पिल्स में क्या थी, शाबाश, दीज पिल्स वर हैविंग, दे वर कंपोज्ड ऑफ वेरियस सिंथेटिक हार्मोन्स, सिंथेटिक हार्मोन्स, इनके अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स होते थे बेटा, इन पिल्स के अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स होते थे। इन हार्मोन्स को कभी कभार कहते थे प्रोजेस्टिन्स, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स बेटा, टर्म याद रखना।
इनके अंदर जो हार्मोन्स होते थे उनको कहते थे प्रोजेस्टिन्स, और ये प्रोजेस्टिन्स एक्ट करते थे जैसे बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन था ना, उनके जैसे ये भी एक्ट करते थे, एक्टिंग लाइक नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन। मगर ये सिंथेटिक इन पिल्स में होता था। कभी कभार क्या होता है बेटा, ये याद रखना, माला डी एंड सहेली की बात कर रहा हूं बेटा। कभी कभार क्या होता था इन पिल्स में, कभी कभार कॉम्बिनेशन होती थी, कंबाइंड पिल बनाई जाती थी। इस कंबाइंड पिल में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भी रखा जाता था बेटा, उसके साथ ऐड किया जाता था सिंथेटिक एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कॉम्बिनेशन इन पिल्स में रखी जाती थी। अब इससे क्या होगा, फिजियोलॉजी तो आप जानते हैं बेटा। अगर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन होने का मतलब होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विल बी ब्लॉक्ड, शाबाश, विल बी ब्लॉक्ड। फीडबैक मिलेगा उसको, शाबाश, कि क्या नहीं रिलीज करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी में ह्यूमन फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाती है तो 9 मंथ्स तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकलता है। देयर इज नो ओव्यूलेशन, नो फर्टिलाइजेशन फॉर 9 मंथ्स। वो किसकी वजह से होती है बेटा, इसकी वजह से होती है व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड। अगर यहां पिल से खाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन तो बॉडी में किसकी लेवल बढ़ गई, प्रोजेस्टेरॉन की, तो उस फीमेल में अब रिलीज नहीं होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा तो एग नहीं रिलीज होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस ही नहीं बनते। ठीक है बेटा, इनकी वजह से क्या होता था, दे शाबाश, क्या हो जाता था इनकी वजह से, देयर आर नो रिलीज ऑफ, या दे स्टॉप द नो रिलीज ऑफ FSH एंड LH। जब ये दोनों नहीं आएंगे देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होगी देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है। इन कंबाइंड पिल्स में से क्या होता था, प्रोजेस्टिन होता था, कभी कभार खाली प्रोजेस्टेरॉन होता था, कभी कभार प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों होते थे। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से बॉडी में क्या होता था, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को यह पता चलता था, वो रिलीज नहीं करता था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यही हमारा मकसद भी था केमिकल मेथड में ऑरल पिल्स खाना। देयर वर 2 कॉमन पिल्स जो इंडिया की नेशनल कंट्रासेप्टिव्स मानी जाती है, उसमें एक थी सहेली, एक थी माला डी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप नीट में। ठीक है ना, सहेली एंड माला डी, फर्क सिर्फ इतनी थी दोनों में, ये फर्क सिर्फ इतनी, एक डेली थी एक वीकली थी। ठीक है बेटा, ये ऑरल पिल्स, ऑरल कंट्रासेप्टिव्स है। पहला क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ दीज जेलीज, पेस्ट्स एंड क्रीम्स एंड ऑल दैट। दूसरा क्या है, ऑरल पिल इन द फॉर्म ऑफ ए टैबलेट, जिसके अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ये केमिकल मेथड क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे बेटा। नाउ टू द ट्रेडिशनल मेथड बेटा, नाउ टू दी ट्रेडिशनल मेथड बेटा। पुराने जमाने मेथड, ओल्ड मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स बेटा, ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स बेटा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, दीज आर दी ओल्डेस्ट मेथड्स, दीज आर दी ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ बेटा बर्थ कंट्रोल के सबसे ओल्डेस्ट मेथड्स, 2000 ईयर्स से ही ये कंटिन्यू कर रहे हैं ये मेथड्स। इसमें क्या क्या चीजें आती है मैं बताता हूं, इसमें कौन कौन सी चीज आ सकती है बेटा। बट याद रखना, अगर ये 2000 साल पहले से आ रहे हैं, ठीक है बेटा, 2000 साल पहले से अगर ये आ रहे हैं, दैट मीन्स इनमें ये क्रूड होंगे बेटा, ये क्रूड होंगे, इनमें कोई प्योरिटी नहीं होगी, ये कोई 100% नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होंगे, लेकिन चलते आ रहे हैं बेटा ये मेथड्स। इसमें क्या क्या आता है इन ट्रेडिशनल मेथड्स में वो हम बताएंगे। पहला, टू एब्स्टेन। देखो बेटा, पहले टू एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है टू रेफ्रेन, टू मूव अवे, डोंट परफॉर्म एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स। एब्स्टेन का मतलब होता है शाबाश, टू स्टॉप सेक्सुअल इंटरकोर्स, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो, दूर रहो इससे। ये तो इम्पॉसिबल है बेटा, ये तो इम्पॉसिबल है, बट पहला मेथड इसका है टू एब्स्टेन। दूसरा मेथड इसका क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस।
क्वाइटस इंटरप्टस बेटा इसका दूसरा मेथड है। किसका? ट्रेडिशनल मेथड में से दूसरा मेथड क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस। देखो बेटा वो का मतलब क्या होता है? क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब होता है इट इज द मेथड इन विच, शाबाश, मेल रिमूव्स इट्स reproductive organ from female reproductive tract just before ejaculation. Just before ejaculation, male removes his, shabash, reproductive organ from female reproductive tract just before, seconds before, just before ejaculation, and ensure that there is no deposition of spermatozoa or sperms into the female reproductive tract. ये मेथड क्रूड लग रहा है आपको, इट डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ कंट्रोल एंड साइकोलॉजी ऑफ दैट मेल, बट ये मेथड है जो सदियों से आ रहा है आगे। क्वाइटस इंटरप्टस, to remove the male reproductive part from the female reproductive organ just seconds before the ejaculation. ये सिर्फ साइकी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इससे देखा गया है कि इन ट्रेडिशनल मेथड्स का ड्रॉबैक पता है क्या है? ये तो एक तो सर्टन नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कंट्रोल होगा नहीं होगा, ठीक है ना, चेक कर सकता है कोई ना कर सकता है। ये क्वाइटस इंटरप्टस परफेक्टली अप्लाई होगा नहीं होगा, एक तो वो एम्बिग्यूटी है बेटा। दूसरा जो है इसमें ये बताया जाता है कि इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, इससे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाती है उस मेल में, बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए हैं। तो क्वाइटस इंटरप्टस आपको समझ आया बेटा? जस्ट रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जस्ट सेकंड्स बिफोर द इजैकुलेशन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट जो इसमें है दैट इज रिदमिक पीरियड। रिदमिक पीरियड बेटा, रिदम पीरियड क्या होता है बेटा वो मैं बताता हूं। रिदमिक पीरियड ये तीसरा मेथड है ट्रेडिशनल के नीचे, रिदम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। एक तो एब्स्टेन है, एब्स्टेन है टू मूव अवे फ्रॉम द सेक्स एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, डोंट डू इट, ये तो इम्पॉसिबल है। क्वाइटस इंटरप्टस भी देखा आपने कितना पॉसिबल हो सकता है और क्या हो सकता है। तीसरा मेथड ट्रेडिशनली क्या है? रिदमिक पीरियड। बेटा फीमेल का जो सेक्सुअल कोर्स होता है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है फीमेल की, वो होती है एक मंथ की बेटा, होती है ना बेटा, एक मंथ की। उसको हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल होता है बेटा। उस 28 डेज साइकिल में आप लोग भी अब अच्छे से जान गए हैं कि 15th डे पे ओव्यूलेशन होती है, 2-3 दिन एग जिंदा रह सकता है, सुपरमेटोजोआ एक दिन जिंदा रह सकता है। तो मतलब 14th डे से लेके या 13th डे से लेके 17th 18th डे तक ही पॉसिबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है ना। बाकी डेज में जो है ना, बाकी डेज में पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन की नहीं है बेटा। आपने वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा हुआ है, उसको किस दिन क्या चीजें होती है वो सब जानते हैं। अगर एक कपल को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक कपल अपनी वाइफ का, एक वुमेन अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे फेजेस जानती है, कौन सा फेज कब चल रहा है, कौन सी डेट में क्या है, तो वो ये रिदमिक पीरियड जान सकते हैं, वो चीज जान सकते हैं जिसमें वो ये सोच सकते हैं कि विच डेज आर सेफ विच आर अनसेफ, किन दिनों में चांसेस फर्टिलाइजेशन के है, किन दिनों में चांसेस कम है, अकॉर्डिंगली वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल दी सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ अ फीमेल, उसको अपने बारे में पता होनी चाहिए, मेरा साइकिल कब क्या चल रहा है, कितने दिनों का क्या है। तो उसमें से एक पीरियड आता है, उसको कहते हैं रिदम पीरियड। रिदम पीरियड इज अ पीरियड दैट इज 1 वीक आफ्टर एंड 1 वीक बिफोर, 1 वीक आफ्टर एंड 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा याद रखेंगे आप, एक हफ्ता मेंस्ट्रुअल फेज तो आप लोग जानते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे अप टू द 4th और 5th डे, ये पता है आपको। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज जिसको कहते हैं, उस ब्लीडिंग फेज से आने से पहले एक हफ्ता, उसके जाने के बाद एक हफ्ता, उस पीरियड को क्या कहते हैं? रिदमिक पीरियड। क्या कहते हैं? रिदमिक पीरियड। उस पीरियड को सेफ माना जाता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इन दैट पीरियड। बेटा कौन सा पीरियड? सर 1 वीक आफ्टर, 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद, इसको क्या कहते हैं? रिदम पीरियड। एंड दिस रिदम पीरियड इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट पीरियड, जिसमें एक कपल इंटरकोर्स कर सकता है वेयर देयर इज लीस्ट और 0% चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है।
रिदम पीरियड बेटा, ठीक है ना। तो रिदम पीरियड में क्या होगा, शाबाश बेटा, 1 वीक बिफोर 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज, ये सेफेस्ट पीरियड माना जाता है। इट इज द सेफेस्ट पीरियड वायर देयर इज नो चांसेस ऑफ, वायर देयर इज नो चांस ऑफ, शाबाश, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इसमें। बता बेटा क्यों नहीं होगी फर्टिलाइजेशन इसमें, कोई बताएगा क्यों नहीं होगा? यस, बिकॉज फर्टिलाइजेशन होती है इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन जो होती है वो कब होती है? ओव्यूलेशन ऑकर्स एट 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर जो एग होता है वो 2 से 3 दिनों तक वायबल रह सकता है, और स्पर्म जो होती है वो 24 आवर्स तक ही वहां पे वायबल हो सकती है। तो 15th, 17th और 18th डे तक खतरा है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है ना बेटा। 15th डे से 14th डे से लेके 18th डे तक खतरा है किसका? फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि इन्हीं दौरान एग आता है, एग डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। उससे पहले और उसके बाद में क्या नहीं हो सकता? फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। उसको क्या कहते हैं हम? रिदम पीरियड, सेफ पीरियड। ये अनसेफ पीरियड। बता मुझे बेटा फिर अनसेफ पीरियड कौन सा होता है? अनसेफ पीरियड कौन सा होता है बेटा, बता मुझे। 10th डे से अगर हम लगाएंगे, 10th डे से 17th डे तक जो होता है वो अनसेफ पीरियड होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 10th डे से ही 13th डे से पे ओवुलेशन फेज आता है, 15th पे ओवुलेशन होती है, 17th डे तक एग वहां रह सकता है, स्पर्म आ सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। उसके बाद बाकी जो है वो सेफ पीरियड होता है, सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस पीरियड को क्या कहते हैं? रिदम पीरियड। तो अगर ये रिदम पीरियड एक फीमेल जानती है ना अपने बारे में, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती है। मगर ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल है, इसमें कोई केमिकल, इसमें कोई बैरियर यूज नहीं किया जाता, इसमें कोई सर्जरी नहीं आती है, ये बस अपने आप की नॉलेज है। रिदम पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिदम पीरियड बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। कौन सा? रिदम पीरियड। वन फीमेल मस्ट नो दिस रिदम पीरियड, और एक कपल को अगर पता होगा रिदम पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कौन है, दे कैन अंडरगो, शाबाश, सेक्सुअल एक्टिविटीज विदाउट हैविंग एनी फर्टिलाइजेशन इश्यूज बेटा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सीखा आपने ट्रेडिशनल मेथड्स में? नंबर 1 टू एब्स्टेन, नंबर 2 शाबाश क्या था उसमें? कोइटस इंटरप्टस, एंड नंबर 3 देयर इज रिदमिक पीरियड बेटा, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे आपको पता है ओव्यूलेशन जो होती है दैट ऑकर्स एट 15th डे, एग 2 से 3 दिन तक वायबल रहता है, स्पर्म तो 24 घंटे तक ही आ जाती है, फिर लगा लो 2-3 दिन एक्स्ट्रा, 15 से 18th डे के आसपास तक ही सेफ्टी का इशू है। उसके बाद जो दिन आएंगे वो आएंगे 1 वीक बिफोर, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज, दे आर सेफ, दे आर नोन एज रिदमिक पीरियड। ये पता होनी चाहिए, दिस इज ट्रेडिशनल। क्लियर हुआ बेटा? तो ये 3 मेथड्स किसके नीचे आते हैं? ट्रेडिशनल के। एंड नाउ द लास्ट वन, दैट इज परमानेंट मेथड बेटा, दैट इज द परमानेंट मेथड बेटा। तो परमानेंट मेथड्स में क्या आते हैं? मैंने अभी बोला परमानेंट मेथड्स में क्या आते हैं बेटा? सर्जिकल मेथड्स। बिल्कुल सिंपल है बेटा, सर्जिकल मेथड्स। परमानेंट मेथड्स आर सर्जिकल मेथड्स बेटा, परमानेंट मेथड्स आर सर्जिकल मेथड्स बेटा। इसमें क्या आते हैं? शाबाश, इसमें परमानेंट मेथड्स का मतलब क्या होता है? इसमें सर्जरी का इशू है, सर्जरी के थ्रू, शाबाश, हम सर्जरी के थ्रू मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, शाबाश, परमानेंटली फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। शाबाश, परमानेंटली फर्टिलाइजेशन को क्या कर सकते हैं हम? ब्लॉक। अगर हम मेल का इशू देखेंगे, इन मेल्स में क्या कर सकते हैं? वी कैन परमानेंटली रिमूव द टेस्टिस थ्रू सर्जरी, वी कॉल द प्रोसेस कैस्ट्रेशन। सर्जिकली रिमूविंग द टेस्टिस ऑफ मेल, रिमूविंग द टेस्टिस ऑफ मेल इज नोन एज कैस्ट्रेशन। क्या कहते हैं उसको? कैस्ट्रेशन। उसको फिर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोज की कहानी खत्म है जब सर्जिकली रिमूव की जाती है टेस्टिस। तो ये एक मेथड है जो सर्जिकल मेथड मेल में कर सकते हैं हम, कैस्ट्रेशन बेटा। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, इन केस ऑफ फीमेल्स बहुत सारे चांसेस है बेटा, फीमेल्स में बहुत सारे चीजें हैं बेटा। देखो बहुत सारे कर सकते हैं हम, ओवरी ही निकाल सकते हैं। इन फीमेल्स वी कैन रिमूव ओवरीज, दैट इज नोन एज ओवेरेक्टमी बेटा, ओवेरेक्टमी उसको कहते हैं ओवेरेक्टमी, सर्जिकली रिमूवल ऑफ ओवरीज।
अगर हम ओवरी ही बाहर निकालेंगे तो ओव्यूलेशन कहां से होगी बेटा? ओवरेक्टमी है बेटा। एक और चीज है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टेमी। बेटा ये एक और सर्जिकल मेथड है जिसको हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं। इस ट्यूबेक्टमी में पता है बेटा क्या होता है? उसमें फेलो सर्जिकल जो होता है, सर्जिकल, शाबाश, सर्जिकली हम क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब्यूल्स को या फेलोपियन ट्यूब्स को शाबाश कट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब अगर ऐसे है ना बेटा, तो फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ का नॉट अलग करते हैं, यहाँ का नॉट अलग करते हैं, बीच में कनेक्शन नहीं रहा, यहाँ से जो एग आएगा वो इधर जाएगा ही नहीं। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टमी। फेलोपियन ट्यूब्यूल्स को कट मारते हैं, फिर उसके बाद नॉट गणचपत्रा बनता सर्जिकली फेलोपियन ट्यूब्यूल्स आर कट, उसको कहते हैं ट्यूबेक्टमी। तो बेटा एक और कहानी है इनमें फीमेल्स में, हम ट्यूबल लाइगेशन भी कराते हैं। ट्यूबल लाइगेशन बेटा समझते हो ना, लाइगेट करना, जोड़ना होता है। हम सर्जिकल मेथड से ही बेटा फेलोपियन ट्यूब्यूल्स को लाइगेट कराते हैं बेटा, उनको फ्यूज कराते हैं, दोनों को एक साथ बंद करके शाबाश एक जगह रख सकते हैं, बंद करते हैं। फिर जब ये बंद करेंगे ना एक साथ ब्लॉक, तो वो एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, फिर एग आगे चलेगा ही नहीं। उसको ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। ओवरेक्टमी पॉसिबल है, ट्यूबेक्टमी पॉसिबल है, ट्यूबल लाइगेशन पॉसिबल है। मेल में क्या पॉसिबल है? कैस्ट्रेशन। दीज आर परमानेंट मेथड्स ऑफ शाबाश बर्थ कंट्रोल। बेटा यही वो मेथड्स है जिन पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े सारे रिवार्ड्स और गिफ्ट्स भी रखे हैं कि अगर कोई मेल ये करेगा, अगर कोई फीमेल ये करेगा, उसको इतना देंगे, 3-3 हज़ार देते हैं, 4-4 हज़ार देते हैं, प्लस हम चीज़ें भी देते हैं साथ में, ठीक है ना बेटा। तो वो फ्री ऑपरेशन है, 3 टांके लगते हैं। बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इस पे भी चले हैं कि ये करो, दीज आर ओके। अगर आपके सपोज 2 बच्चे हैं, आप एज आई है, तो उसके बाद ये करना सेफ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं इनमें, ओवरेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन एंड ऑल दैट बेटा, ठीक है बेटा। तो ये सारे मेथड सर्जिकल है, परमानेंट है। परमानेंट मेथड्स का मतलब होता है दे आर नॉन रिवर्सिबल, दे कैन नॉट बी रिवर्सिबल बेटा। अगर वो सर्विकल कैप वाला किस्सा है, ऑरल पिल वाला किस्सा है, ठीक है बेटा, डायाफ्राम का किस्सा है, आईयूडी का किस्सा है, कॉपर टी का किस्सा है, दे आर रिवर्सिबल, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड्स आर परमानेंट मेथड्स, दे आर नॉट रिवर्सिबल बेटा। बट अगर आप देखेंगे हर एक मेथड की अपनी अपनी ड्रॉबैक भी है। फर्टिलाइजेशन भी रोकते हैं लेकिन ड्रॉबैक भी है। जैसे ऑरल पिल्स की बात मैंने की थी, वो फर्टिलाइजेशन बेशक रोकेंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, वो बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। उसमें बेटा वोमिटिंग होती है, उसमें हीमरेज हो सकती है, जो बेटा अनड्यू जो है ब्लड आ सकता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिस्टर्ब करती है, वो बेटा बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। लेकिन किसी हद तक ये सर्जिकल में ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं बेटा। दीज आर दी मेथड्स जो आपने अभी पढ़े, बिल्कुल सिंपल है। इनको फ्लो चार्ट बना के आप याद रखेंगे कौन से मेथड के नीचे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं बेटा। तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक हमारा है। आने वाले टॉपिक्स जो होते हैं वो इससे भी सिंपल है बेटा, ठीक है ना। होप आप लोगों ने ये सारा समझा होगा। थैंक यू।